हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मॉड्यूल 5.2। इसमें हम लोग गुरुत्वाकर्षण के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। गुरुत्वीय त्वरण जी के बारे में जानेंगे कि इसके मानों में परिवर्तन कैसे होता है, और पलायन चाल के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा सैटेलाइट्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। अगेन क्वेश्चन के थ्रू मैं पढ़ाऊँगा। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर खुद देना होगा तो वीडियो को पॉज करके आंसर करें, क्योंकि क्वेश्चन पूछते ही मैं आंसर बताना शुरू कर दूंगा। तो पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह के निकट गुरुत्वीय क्षेत्र तीव्रता का मान होता है ए 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, बी G/m/e² जहां m पृथ्वी का द्रव्यमान है और r पृथ्वी की त्रिज्या है, औसत त्रिज्या, और सी है 0, डी ए और बी दोनों। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आएगा वो ये होगा कि गुरुत्वीय क्षेत्र तीव्रता क्या होती है। तो मैं आपको बता दूं कि ये गुरुत्वीय क्षेत्र तीव्रता कुछ नहीं बल्कि गुरुत्वीय त्वरण है। गुरुत्वीय त्वरण कैसे? गुरुत्वीय क्षेत्र तीव्रता कहते हैं एकांक द्रव्यमान पे लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को गुरुत्वीय क्षेत्र तीव्रता कहते हैं। तो मान लीजिए कि m द्रव्यमान पर F बल लगता है, तो एकांक द्रव्यमान यानी 1 kg द्रव्यमान पे कितना बल लगेगा? F/m, राइट। और G क्या होता है? एक वस्तु है, उस पे लगने वाला बल क्या होगा? द्रव्यमान और गुणे त्वरण। तो यहाँ पे जो त्वरण है वो किसके वजह से लग रहा है? गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से उत्पन्न हो रहा है, इसलिए इस त्वरण को G लिखा जाता है। बस कुछ नहीं, अलग नोटेशन दे दिया हम लोगों ने G। तो ये बल होता है F। तो इस हिसाब से अगर आप G कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा? F/m, राइट। तो ये दोनों सेम हो गए। G ही क्या है? गुरुत्वीय क्षेत्र तीव्रता है। और इसके लिए अगर आप एक्सप्रेशन निकालना चाहें तो F का मान क्या होता है? G/m1m2/r²। तो पृथ्वी के द्रव्यमान m1 को me लिख देते हैं और वस्तु के द्रव्यमान को m लिख दें, तो यहाँ पर m से अगर आप भाग दे रहे हैं, ये तो F का मान हुआ और m से भाग भी देना है, तो जब आप m से भाग देंगे तो m कैंसिल हो जाएगा, बचेगा G/me/r²। यही हो गया G का एक्सप्रेशन। तो गुरुत्वीय त्वरण या फिर गुरुत्वीय क्षेत्र तीव्रता का एक्सप्रेशन हो गया G/me/r²। यहाँ पे ऑप्शन में मैंने RE से डिनोट किया है। ओके, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 2 है, G का मान अधिकतम होता है। तो ये याद रखिए कि G का मान जगह जगह पर चेंज होता है, बहुत सारी चीज़ों पर निर्भर करता है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर होगा? इसका एक्सप्रेशन है स्मॉल g इज इक्वल टू G/me/re²। तो re² का मान जहाँ बढ़ेगा वहाँ G का मान कम होगा, क्योंकि ये दोनों व्युत्क्रमानुपाती हैं। और re का मान जहाँ कम होगा वहाँ G का मान ज़्यादा होगा। दूसरी चीज़ है कि पृथ्वी का जो शेप होता है वो पूरा गोल नहीं होता है, बल्कि ध्रुवों पर ये थोड़ी सी चिपटी होती है। ध्रुवों पर चिपटी होती है और जो बीच में है विषुवत रेखा, ये विषुवत रेखा है, यहाँ पर बीच में उभरी हुई होती है। तो ये केंद्र हुआ, तो यहाँ पर त्रिज्या कम है और यहाँ पर त्रिज्या ज़्यादा होगी। तो इस प्रकार से ये जो RE का मान है वो ध्रुवों पर कम होता है और यहाँ बीच पे एकदम से ज़्यादा होता है। इसलिए RE का मान जहाँ कम है वहाँ G का मान ज़्यादा है, इसलिए ध्रुवों पर G का मान सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पे पृथ्वी चिपटी होती है और विषुवत वृत्त पे सबसे कम होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ध्रुव से विषुवत वृत्त, जिसको भूमध्य रेखा भी कहते हैं, इंग्लिश में इक्वेटर बोलते हैं, उसकी तरफ बढ़ने पर G का मान क्या होता है? जैसा कि मैंने बताया ध्रुव पे सबसे ज़्यादा है, आप विषुवत रेखा की तरफ बढ़ेंगे तो धीरे धीरे कम होते जाएगा, यानी कि घटता है। 4 है, G का मान बढ़ता है सतह से गहराई में जाने पर, सतह से ऊपर जाने पर, पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर, डी विषुवत वृत्त से ध्रुव की ओर बढ़ने पर। तो आंसर तो एक ही होगा, लेकिन यहाँ पर सारे ऑप्शंस के बारे में आपको जानना पड़ेगा। सबसे पहला है सतह से गहराई में जाने पर क्या होता है। तो जब आप सतह से गहराई में उतरेंगे तो क्या होगा? आप धीरे धीरे पृथ्वी के केंद्र के नज़दीक जाएंगे। यहाँ पर मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि मान लीजिए दो वस्तुएं हैं जिनका शेप कुछ ऐसा है, इनके बीच जो लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल है वो कैसे डिसाइड होगा? किधर की तरफ लगेगा? इधर से ऐसे, या इन दो बिंदुओं के बीच, या फिर इन दो बिंदुओं के बीच, क्योंकि वस्तुएं तो बड़ी हैं, बिंदु वस्तुएं नहीं हैं, ठीक है। तो इनके बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल एक्चुअली लगता है वो उनके गुरुत्व केंद्रों के बीच लगता है।
फॉर एग्जांपल ये मार्कर है, आई होप आपको दिख रहा हो। तो अगर मैं इसको इस पॉइंट पे बैलेंस कर लूँ, जहाँ पर ये बैलेंस होगा वही बिंदु इसका गुरुत्वीय केंद्र होगा, ठीक है, ये बिंदु इसका गुरुत्वीय केंद्र। तो जो वस्तुएं हैं उनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उनके गुरुत्वीय केंद्रों को मिलाने वाली रेखा के बीच के अनुदिश लगता है। इसका मतलब अगर आप पृथ्वी पर हैं, राइट, ये पृथ्वी है, ये आप हैं, तो आपके और पृथ्वी के बीच लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो आपके गुरुत्वीय केंद्र और पृथ्वी के गुरुत्वीय केंद्र के बीच लगता है। इसलिए कहा जाता है कि किसी भी वस्तु को पृथ्वी किधर की तरफ खींचती है, अपने केंद्र की तरफ। यहाँ पर कोई है तो उसको किधर खींचेगी, अपने केंद्र की तरफ। यहाँ पर कोई है तो उसको किधर की ओर खींचेगी, अपने केंद्र की तरफ। गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के केंद्र की तरफ लगता है, राइट। तो जब आप गहराई में जाते हैं, ये पृथ्वी है, ये केंद्र है, आप गहराई में उतरते हैं तो आपकी जो केंद्र से दूरी है r है वो तो कम हो रहा है। इस हिसाब से गुरुत्वीय बल को तो बढ़ना चाहिए, या बल बढ़ेगा तो त्वरण भी बढ़ेगा, लेकिन होता उल्टा है। जब आप गहराई में जाते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो कम लगने लगता है, फलस्वरूप गुरुत्वीय त्वरण भी कम होता है। अब ऐसा क्यों होता है? देखिए मॉड्यूल 5.1 में मैंने बताया था कि अगर एक खोखला गोला है समान घनत्व का, उसके अंदर आप जाइएगा तो उस खोखले गोले द्वारा आप पर कोई बल नहीं लगेगा। तो जब आप पृथ्वी के अंदर गए तो पृथ्वी का एक लेयर, एक परत आपके ऊपर हो गया। तो जो परत आपके ऊपर है, ये वाला परत, वो आप पर कोई बल नहीं लगाएगा। तो इस वजह से क्या हुआ, एक बहुत बड़ा चंक है जो आप पे बल नहीं लगा रहा है, तो इससे क्या होगा, बल जो है वो घट जाएगा और फलस्वरूप त्वरण भी घट जाएगा। इसलिए जब आप गहराई में उतरते हैं तो आप पे लगने वाला गुरुत्वीय त्वरण, आप में उत्पन्न गुरुत्वीय त्वरण वो कम हो जाता है। गहराई में जाने से जी का मान कम होता है। सतह से ऊपर जाने पर तो सबको क्लियर है कि जैसे ही आप ऊपर जाते हैं तो दूरी बढ़ते जाती है, दूरी बढ़ने से त्वरण कम होता है। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर क्या होता है? तो जब आप पृथ्वी घूर्णन करिए, देखिए इस तरह से घूर्णन करिए, राइट, तो पृथ्वी के सभी कण घूर्णन कर रहे हैं। उससे क्या हो रहा है कि पृथ्वी के सभी कणों पर एक अभिकेंद्र बल लग रहा है, राइट। तो जब आप पृथ्वी पर होंगे तो आप पे क्या लगेगा, एक आभासी अपकेंद्रीय बल लगेगा। अपकेंद्रीय बल किधर की तरफ, ऊपर की तरफ, ये बल आभासी है, याद रखिएगा, राइट। तो इससे क्या होगा, आप पृथ्वी के आकर्षण बल को थोड़ा कम महसूस करेंगे अपकेंद्रीय बल की वजह से। इसे कॉरियोलिस बल भी कहा जाता है, कॉरियोलिस फोर्स। तो कॉरियोलिस बल या अपकेंद्रीय बल की वजह से आप जी के मान को थोड़ा कम अनुभव करते हैं। और पृथ्वी जितना ज़्यादा घूर्णन करेगी, अपकेंद्रीय बल का मान उतना ही ज़्यादा होगा, और अपकेंद्रीय बल जितना ज़्यादा होगा आप गुरुत्वीय त्वरण को उतना ही कम महसूस करेंगे। देखिए ये जो अपकेंद्रीय बल होता है वो अभिकेंद्रीय बल के बराबर होता है। यानी कि ये जो अपकेंद्रीय त्वरण है, अपकेंद्रीय बल के कारण एक त्वरण भी उत्पन्न होगा, आभासी त्वरण होगा। ये कितना हो जाएगा, जितना कि अभिकेंद्रीय बल होता है v²/r। जो एक्चुअल त्वरण है वो है g, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक आभासी त्वरण उत्पन्न हो रहा है v²/r। आप क्या कीजिए कि ऊपर नीचे r से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इससे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आभासी गुरुत्वीय त्वरण इज इक्वल टू वास्तविक गुरुत्वीय त्वरण माइनस अपकेंद्रीय त्वरण, जो कि कितना है v²/r², और ये दोनों r² हो गए, एक r बच गया। देखिए ये क्या है, v इक्वल टू ओमेगा r होता है, यानी कि v/r कितना हो गया, ओमेगा हो गया। तो v/r की जगह ओमेगा रख देंगे तो हो जाएगा आभासी गुरुत्वीय त्वरण इज इक्वल टू वास्तविक गुरुत्वीय त्वरण माइनस ओमेगा² r। ये एक फॉर्मूला है, g' इज इक्वल टू g माइनस ओमेगा² r। तो पृथ्वी जितनी तेजी से घूमेगी उतना ही ओमेगा बढ़ जाएगा, और जितना ओमेगा बढ़ेगा गुरुत्वीय त्वरण उतना ही कम हो जाएगा। देखिए माइनस क्या कर रहा है, जी को कम कर दे रहा है। तो घूर्णन गति बढ़ाए जाने पर जी का मान घटता है। उसके बाद विषुवत वृत्त से जब आप ध्रुव की तरफ बढ़ते हैं, तो जैसा कि मैंने बताया था ध्रुव पर जी का मान बढ़ता है। तो विषुवत वृत्त से भूमध्य रेखा से जब आप ध्रुव की तरफ बढ़ेंगे तो जी का मान बढ़ेगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो सतह से ऊपर जाने पर भी घटता है, नीचे जाने पर भी जी का मान घटता है, पृथ्वी की गति बढ़ने पर भी मान घटता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि पृथ्वी की घूर्णन गति 17 गुनी बढ़ जाए तो विषुवत रेखा पर जी का मान क्या होता है? देखिए मैंने जैसा कि बताया कि पृथ्वी अगर घूर्णन गति बढ़ा दे तो उससे जी का मान कम होता है,
जो कि किस पे डिपेंड करता है, ओमेगा, पृथ्वी की गति पर और आर पर। तो आर सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, विषुवत वृत्त के पास, राइट। तो पृथ्वी की गति अगर बढ़ जाए तो अगर 17 गुना बढ़ जाए तो यहाँ पर जी का मान हो जाएगा 0। यहाँ पर आप भारहीन महसूस करने लगेंगे। इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट है, आपका भार भूमध्य रेखा पर 0 हो जाएगा, 0। क्योंकि भार के बारे में भी आपको बता दूं, भार क्या होता है, आप पृथ्वी के ऊपर हैं तो पृथ्वी जितने बल से आपको खींच रही है वही हो जाता है आपका या किसी वस्तु का भार। आपका द्रव्यमान m है और g त्वरण आप पे लग रहा है, तो आपका भार कितना हो जाएगा, W = mg। ये क्या है, एक बल है, किधर की तरफ लगता है, पृथ्वी के केंद्र की तरफ लगता है, और इसका मात्रक न्यूटन है, निरपेक्ष मात्रक न्यूटन है और गुरुत्वीय मात्रक kg है, जैसा कि मैंने बल पढ़ाते समय बताया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी m द्रव्यमान तथा r त्रिज्या वाले ग्रह पर पलायन चाल का मान होता है। तो सबसे पहले ये पलायन चाल होता क्या है, मॉड्यूल 5.1 में मैंने बताया कि गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो नेगेटिव होती है, और नेगेटिव स्थितिज ऊर्जा का मतलब होता है आकर्षण बल। वस्तुएं क्या हैं, बंधी हुई हैं। याद रखिएगा कि जिस भी सिस्टम की स्थितिज ऊर्जा नेगेटिव होती है वो सिस्टम बंधा हुआ होता है। अगर आप उसको फ्री करना है, मुक्त करना है, तो आपको उसकी ऊर्जा को शून्य करना होगा। तो मान लीजिए कि एक ग्रह है, द्रव्यमान m है, त्रिज्या है r, और एक स्मॉल m द्रव्यमान की वस्तु उस ग्रह के सतह पर है, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, -g कैपिटल M स्मॉल m बाई r, राइट। तो यहाँ पे पलायन चाल किसको कहते हैं कि अगर आप वस्तु को बहुत ज़्यादा तेजी से फेंकें तो उससे उसमें गतिज ऊर्जा आ जाएगी, और मैंने क्या कहा था कि वस्तु को मुक्त करने के लिए उसकी ऊर्जा को 0 करना है, राइट। तो मान लीजिए किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा है -5 जूल, नेगेटिव है, यानी कि वस्तु बंधी हुई है। तो अगर आप उसको 5 जूल ऊर्जा दे दें तो टोटल ऊर्जा क्या हो जाएगी, 0, और वो वस्तु क्या हो जाएगी, फ्री हो जाएगी। यानी कि अगर आप वस्तु को फेंक रहे हैं कुछ गति से तो आप उसको गतिज ऊर्जा दे रहे हैं, और कहीं आप वस्तु को इतनी ज़्यादा गतिज ऊर्जा दे दें कि टोटल ऊर्जा 0 हो जाए तो वस्तु क्या होगी, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से मुक्त हो जाएगी। तो वो न्यूनतम वेग जिससे फेंकने पर कोई वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से मुक्त हो जाती है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकल जाती है, उसको कहते हैं पलायन चाल। तो किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा है -g कैपिटल M स्मॉल m बाई r, तो वो नेगेटिव है, उसको आपको 0 करने के लिए क्या करना होगा, जितनी स्थितिज ऊर्जा नेगेटिव में है उतनी ही आपको गतिज ऊर्जा देनी पड़ेगी। अगर आप स्थितिज ऊर्जा के बराबर गतिज ऊर्जा दे देते हैं तो वस्तु मुक्त हो जाएगी। इसलिए ग्रेविटी से, गुरुत्वाकर्षण बल से मुक्त करने के लिए आपको कितनी गतिज ऊर्जा देनी पड़ेगी, स्थितिज ऊर्जा के बराबर। स्थितिज ऊर्जा है Gmm बाई r², उसके ही बराबर आपको इस गतिज ऊर्जा यानी 12 mv² देना पड़ेगा। v² यहाँ पर क्या है, इतनी गति से आप फेंक रहे हैं तो इसकी गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के बराबर हो जा रही है, वस्तु गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर चली जाएगी। इसलिए इस वेग को ही आप क्या बोलेंगे, एस्केप वेलोसिटी, या फिर पलायन वेग या पलायन चाल, जो भी बोलें। चूंकि निश्चित दिशा नहीं है इसलिए चाल बोलना ही ज़्यादा सही रहेगा। VE से इसको डिनोट कर रहे हैं, तो m तो कैंसिल हो गया, और आप सॉल्व करेंगे तो आएगा VE = 2gm बाई r²। इसमें अगर आप ऊपर नीचे r से गुना कर दें तो आपको मिल जाएगा VE = ऊपर नीचे r से गुना करेंगे तो नीचे r² हो जाएगा, ऊपर r हो जाएगा। ये आपका हो गया गुरुत्वीय त्वरण, तो हो जाएगा 2g और r। तो ये दोनों ही गुरुत्वीय एस्केप वेलोसिटी यानी पलायन चाल के एक्सप्रेशंस हैं, आप नोट डाउन कर सकते हैं। और इसमें आप जब g का मान 9.8 रखेंगे और r का मान 6400 किलोमीटर रखेंगे तो पृथ्वी के लिए आपको पलायन चाल मिलेगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। चंद्रमा पर पलायन चाल का मान कितना होगा, चंद्रमा पर
पलायन चाल का मान होता है 2.3 किलोमीटर प्रति सेकंड। ध्यान दीजिएगा, ये किलोमीटर प्रति सेकंड है, किलोमीटर प्रति घंटा नहीं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, किसी उपग्रह की गतिज ऊर्जा जो कि पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर घूम रहा है कितनी होती है? तो एक उपग्रह है जो पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर घूम रहा है, राइट। ये पृथ्वी है, उसकी सतह से h ऊंचाई पर घूम रहा है, यानी कि पृथ्वी से उस उपग्रह की दूरी कितनी हो गई? ये दूरी है r, तो पृथ्वी के केंद्र से उपग्रह की दूरी हो गई r प्लस h। तो उसकी गतिज ऊर्जा इज इक्वल टू हो जाता है हाफ जी एम ई, जो कि पृथ्वी का द्रव्यमान है, स्मॉल m जो कि ग्रह का द्रव्यमान है, डिवाइडेड बाय r प्लस h। ये उसकी गतिज ऊर्जा है। आप देख रहे हैं इस हिसाब से क्या होगा कि आप ग्रह की दूरी को कम करेंगे, राइट। तो ग्रह की दूरी को कम करेंगे तो उससे क्या होगा? डिनोमिनेटर छोटा होगा और गतिज ऊर्जा का मान बढ़ेगा। डिनोमिनेटर के छोटा होने से, हर के छोटा होने से किसी भिन्न का मान बढ़ता है। तो जब आप ग्रह को नजदीक, उपग्रह को नजदीक करेंगे ग्रह से, तो उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। लेकिन एक सैटेलाइट है, उसको आप ग्रह के नज़दीक करने से तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। स्थितिज ऊर्जा के साथ क्या होगा? तो जैसा कि मैंने बताया था, जब आप वस्तु को ऊपर ले जाते हैं तो आपको पॉजिटिव कार्य करना पड़ता है, स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। तो उसका उल्टा करेंगे तो उल्टा होगा। अगर आप वस्तु को नज़दीक लाएंगे तो स्थितिज ऊर्जा घटेगी। वो वस्तु चाहे कुछ भी हो, सैटेलाइट भी एक वस्तु है, आप उसको पृथ्वी के नज़दीक लाएंगे, उसकी ऊंचाई को कम करेंगे तो स्थितिज ऊर्जा घटेगी। इस हिसाब से ऊर्जा संरक्षण के नियम का भी पालन हो जा रहा है। जब आप नज़दीक ला रहे हैं तो गतिज ऊर्जा बढ़ रही है और स्थितिज ऊर्जा घट रही है, यानी कि जो स्थितिज ऊर्जा है वही गतिज ऊर्जा में बदलते जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि पृथ्वी की सतह पर परिक्रमण कर रहे उपग्रह का आवर्तकाल क्या होता है? देखिए, ऐसा है कि एक उपग्रह को जब आप लॉन्च करते हैं तो वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन उसका चक्कर लगाता है। ठीक है। जब आप पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अभिकेंद्र बल का काम कर रहा है और आप उसको इधर की तरफ वेलोसिटी दे दें तो वो राउंड राउंड चक्कर लगाना शुरू कर लेगा, राइट। तो यहाँ पर उपग्रह की चाल और उसकी ऊंचाई पर में संबंध होता है। आपको अगर उपग्रह को एक स्पेसिफिक चाल से घुमाना है तो उसको एक स्पेसिफिक दूरी में एक स्पेसिफिक ऊंचाई पर ही सेट करना होगा, और आप जितना नज़दीक करेंगे ना उतना ही उपग्रह फास्ट रिवॉल्व करेगा। जितना आप पृथ्वी के नज़दीक उसको रखेंगे उतना ही वो तेज़ी से घूमेगा, उतना ही फास्ट घूमेगा और उतना ही उसका आवर्तकाल क्या होगा? कम होगा, राइट। तेज़ी से घूमेगा तो आवर्तकाल कम होगा। अगर आप किसी सैटेलाइट को चाहते हैं कि वो एकदम पृथ्वी की सतह के निकट घूमे, ये पृथ्वी है और आप चाहते हैं कि वो जस्ट एकदम उसके नज़दीक घूमे, तो उसका आवर्तकाल होगा 85 मिनट, राइट, जो कि बहुत ही कम है। जस्ट इमेजिन कि एक उपग्रह है जो पूरी पृथ्वी का एक चक्कर सिर्फ और सिर्फ 85 मिनट में लगा रही है, तो वो कितना फास्ट होगा, राइट। तो अगर आप किसी उपग्रह को पृथ्वी की सतह के निकट सेट करना चाहते हैं तो उसका चाल आपको बहुत ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ तक कि उसका आवर्तकाल जो है वो 85 मिनट होगी। नेक्स्ट इज तुल्यकालिक ग्रह, राइट। तुल्यकालिक ग्रह क्या होता है कि एक सैटेलाइट तो स्थिर होता नहीं है, वो तो गति करते रहता है। आप ब्रॉडकास्टिंग करना चाहते हैं, ब्रॉडकास्टिंग के लिए क्या होगा? पृथ्वी है, यहाँ से आप सिग्नल भेज रहे हैं, आप चाहेंगे कि एक सैटेलाइट हो जो यहाँ खड़ा रहे और दूसरी जगह सिग्नल को भेजे, तो सैटेलाइट तो खड़ा रहता नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? एक ऐसा सैटेलाइट सेट करना होगा जो पृथ्वी के ही स्पीड से घूमे। पृथ्वी एक दिन में एक चक्कर लगाती है 24 घंटे में, तो वो भी 24 घंटे में एक चक्कर कंप्लीट करे। तो उसे देखने में क्या लगेगा कि ये स्थिर है, क्योंकि पृथ्वी भी इसी स्पीड से घूम रही है और ये भी उसी स्पीड से चल रहा है, तो देखने से लगेगा कि स्थिर है। ऐसे ग्रहों को तुल्यकालिक उपग्रह कहा जाता है, भू स्थिर उपग्रह भी कहा जाता है। इनका यूज़ किस चीज़ में होता है? सिग्नल ब्रॉडकास्टिंग में इसका यूज़ होता है, कम्युनिकेशन में होता है। कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स जो होती हैं उनका आवर्तकाल 24 घंटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक 60 केजी भार के व्यक्ति का भार चंद्रमा पर क्या होगा? तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भार इज इक्वल टू mg होता है, तो g का मान हर जगह अलग अलग होता है। आप चंद्रमा पे जाएंगे तो g का मान अलग होगा। तो एक फैक्ट है कि चंद्रमा पर
जी का मान जो है वो पृथ्वी पर जी के मान का छठा भाग होता है, यानी 1/6 पार्ट, राइट। तो चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के मुकाबले 6 गुना कम होगा। एज ए रिजल्ट जिस वस्तु का भार पृथ्वी पर 60 kg है, उसका भार चंद्रमा पे होगा 6 से भाग दे दीजिए 10 kg, राइट। तो यहां पर जो केजी है वो भार को ही गुरुत्वीय मात्रक में मापा गया है, यहां पर केजी द्रव्यमान वाला केजी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की गति से त्वरित 2 मीटर प्रति सेकंड की त्वरण से ऊपर की ओर त्वरित एक लिफ्ट में 50 kg के व्यक्ति का आभासी द्रव्यमान क्या होगा। देखिए, अगर आप एक लिफ्ट में हैं और लिफ्ट ऊपर की तरफ त्वरित है तो आप खुद को भारी महसूस करेंगे, और लिफ्ट अगर नीचे की तरफ त्वरित है तो आप खुद को हल्का महसूस करेंगे। सिर्फ लिफ्ट ही नहीं, अगर आप तारामाची पे बैठते हैं, किसी झूले पे बैठते हैं जो नीचे की तरफ त्वरित है, तो आपको हल्का महसूस होता होगा, राइट। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है कि आभासी द्रव्यमान इज इक्वल टू वास्तविक द्रव्यमान इंटू जी प्लस माइनस ए डिवाइडेड बाई जी। ए क्या है? लिफ्ट का त्वरण है, राइट। और प्लस कब लगेगा, माइनस कब लगेगा? अगर लिफ्ट ऊपर की तरफ त्वरित है तो आपका भार क्या होता है? बढ़ जाता है, इसलिए प्लस लगेगा। जब लिफ्ट नीचे जाती है तो आपका भार कम महसूस होता है, आपको हल्का महसूस होता है, तो यहाँ पे माइनस साइन लगेगा। ठीक है, इस फॉर्मूले को याद रखिएगा। तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा, यहाँ पर वास्तविक द्रव्यमान, यहाँ पर भार दिया हुआ हो तब भी सेम होगा। ठीक है, तो वास्तविक द्रव्यमान कितना है? 50 kg है। और जी यहाँ पर आप कितना ले लें? 10 ले लें, ऑप्शंस को देखते हुए 10 ले लें। ए कितना है? 2 है। चूंकि लिफ्ट नीचे की तरफ जा रही है, चूंकि लिफ्ट ऊपर की ओर गतिशील है और त्वरित है, तो यहाँ पर क्या लगेगा? प्लस साइन लगेगा, और नीचे हो गया 10। आंसर कितना आएगा? ऊपर हो गया 12, नीचे हो गया 10, और 12 5 60। तो इसका आभासी भार कितना हो जाएगा? 60। उस व्यक्ति को अनुभव होगा कि मैं 60 kg का हो गया हूँ, भारी हो गया हूँ, हैवी फील होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ऐसे क्वेश्चन में कभी कभार कंफ्यूज कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको फील होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से नीचे की ओर गतिशील लिफ्ट में 50 kg के व्यक्ति का आभासी द्रव्यमान कितना होगा? जल्दी जल्दी कैलकुलेट करके बताएं। पॉज द वीडियो और कैलकुलेट करें। तो आई होप आपका आंसर आ गया होगा। तो यहाँ पर आंसर एक्चुअली होगा क्या? आंसर होगा सरप्राइजिंगली 50 kg। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है कि जो लिफ्ट है वो 2 मीटर प्रति सेकंड के कांस्टेंट वेग से नीचे की तरफ जा रहा है। तो भाई जब वेग कांस्टेंट है तो त्वरण तो 0 हुआ ना, a इज इक्वल टू 0। तो जब उस फॉर्मूले में आप a 0 पुट करेंगे तो आपको मिलेगा आभासी द्रव्यमान इज इक्वल टू वास्तविक द्रव्यमान। क्योंकि त्वरण है ही नहीं तो द्रव्यमान में कोई चेंज हो। और ये भी याद रखिए कि आपका द्रव्यमान नहीं बदलता है, द्रव्यमान कभी भी नहीं बदलता है। एक वस्तु का द्रव्यमान कांस्टेंट होता है, सिर्फ आपका भार बदलता है। उसी की वजह से आप खुद को हल्का या भारी, या किसी वस्तु को हल्का या भारी अनुभव करते हैं। तो एक्चुअली यहाँ पर जो बदलता है वो भार होता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 में चूंकि त्वरण नहीं है, त्वरण 0 है, इसलिए भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो 50 kg का व्यक्ति खुद को 50 kg का ही अनुभव करेगा। क्वेश्चन नंबर 14 है किसी सैटेलाइट जिसका द्रव्यमान 2000 kg है पर एक परिक्रमा पूरा करने पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल किधर की तरफ कार्य करता है? केंद्र की तरफ। और वस्तु का विस्थापन किधर है? टेंजेंट की तरफ। विस्थापन और बल एक दूसरे के साथ 90 डिग्री बना रहे हो तो किया गया कार्य कितना होता है? 0 होता है। इसलिए गुरुत्वाकर्षण बल सैटेलाइट पे कोई कार्य नहीं कर रहा है, और सैटेलाइट भी गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कोई कार्य नहीं कर रहा है। और कोई कार्य नहीं कर रहा है इसलिए इसको बाहर से कोई एनर्जी नहीं चाहिए होती। जो सैटेलाइट हैं वो स्वतः अपने आप पृथ्वी का चक्कर लगाती हैं, उसमें कोई इंजन नहीं लगा होता। अगर इमेजिन कीजिए, जो सैटेलाइट सालों से पृथ्वी की चारों तरफ चक्कर लगा रही हैं, अगर उसको पेट्रोल या डीजल कुछ देना पड़ता तो कितना ज़्यादा फ्यूल खर्च होता। इतना ज़्यादा फ्यूल देना पॉसिबल ही नहीं। जिस तरह से पृथ्वी अपने आप सूर्य का चक्कर लगा रही है, उसी तरह सैटेलाइट्स जो हैं वो अपने आप पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है शुक्र, बृहस्पति, मंगल, शनि के परिक्रमण काल का बढ़ता क्रम होगा।
देखिए यहाँ पर केपलर के नियम को अप्लाई करेंगे। केपलर का नियम क्या कहता है कि उसके किसी ग्रह के आवर्त काल का जो स्क्वायर होता है वो उसकी औसत त्रिज्या का क्यूब का समानुपाती होता है।